सर नमस्ते, मैं अजीत कुमार सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा हूँ। मेरा शोध विषय है 1980 के बाद से अभी तक रंगमंच का विकास, हिंदी नाट्य लेखिकाओं के विशेष संदर्भ में। तो हमारे शोध में 4 पड़ाव हैं, 4 चीज़ें हैं। पहला कि उस स्टेट में हिंदी बेल्ट के जो 9 स्टेट्स हैं उसके अलावा महाराष्ट्र और कलकत्ता, वहाँ पे हिंदी रंगमंच की क्या स्थितियाँ हैं उसको जानना। उसके जो 4 पड़ाव हैं, जो 4 विषयों पे उप विषय हैं जिन पर मैं शोध कर रहा हूँ, वो है कि इन प्रदेशों में, इन स्टेट्स में पहला तो ये देखना कि वहाँ पे किन महत्वपूर्ण लोगों ने हिंदी रंगमंच को बचाए रखा है, उसको बचाए रखने में अपना योगदान लगातार दे रहे हैं। तो उन प्रतिष्ठित और उन नाट्य निर्देशकों और निर्देशिकाओं से बातचीत करना, उनका इंटरव्यू लेना, ये पहला है। उसके अलावा उस क्षेत्र में, उस स्टेट में जाके ये देखना कि वहाँ की जो नाट्य लेखिकाओं ने जो नाटक लिखा है उस पर पुरुष निर्देशक और महिला निर्देशकों ने जो काम किया है उसका एनालिसिस करना। तीसरा ये है कि वहाँ अगर कोई नाटककार है और उसने नाटक लिखा है और उसका पुरुष और महिला निर्देशकों द्वारा मंचन हुआ है तो उसका एनालिसिस करना। और चौथा ये है कि अगर खुद नाट्य निर्देशिका है, उसने कोई नाटक लिखा है और उसका मंचन किया है तो उसका एनालिसिस करना। तो चूँकि सर आप ने यहाँ पे हिंदी रंगमंच को बचाने और बनाए रखने में काफ़ी लंबे समय से योगदान दे रहे हैं, इसलिए आपका इंटरव्यू मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं चाहूँगा कि सर आप थोड़ा सा वक्त हमें दे दीजिए। हम बात कर रहे हैं कलकत्ता के रंगकर्मी और डायरेक्टर सर प्लावन बसु सर से। नमस्ते सर। सर मैं चाहूँगा कि पहले आप अपने बारे में कुछ हमें बताएं और आपने जो योगदान दिया है उसके बारे में थोड़ा सा हमें परिचय दें। जी नमस्कार, मैं प्लावन बासु। नाम से ही पता चल रहा होगा कि मैं बंगाली हूँ, लेकिन मैंने पिछले 25 सालों से हिंदी थिएटर के साथ जुड़ा हुआ हूँ, हिंदी थिएटर में काम कर रहा हूँ। लेकिन हिंदी क्यों? दरअसल मेरा फैमिली बैकग्राउंड में कुछ हिंदी की प्रभाव है, इसलिए मैं हिंदी में आया। और मैंने जब कलकत्ता का थिएटर ज्वाइन किया तो मैं उषा गांगुली जी से मिला और उनके साथ काम करना शुरू किया। इसीलिए हिंदी थिएटर के प्रति मेरा एक अलग प्यार बोलिए और उसके प्रति एक दायबद्धता जो है, प्रतिबद्धता जो है, वो तैयार हुआ। और मैं उसके बाद रंगशिल्पी कोलकाता नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन 2004 से कोलकाता में लगातार काम किए जा रहा है, उनके साथ जुड़ गया। यहाँ पर मैं एज ए एक्टर, डायरेक्टर और राइटर भी काम करता हूँ। हम कोशिश करते रहते हैं कि जो लोग हिंदी भाषी नहीं हैं, ज़्यादातर बंगाली हो या दूसरे भाषाओं में जो लोग बातचीत करते हैं, हम कोशिश करते हैं उन्हें हिंदी थिएटर में लाने की। क्योंकि ज़्यादातर जो हिंदी ग्रुप है वो लोग डिपेंड करते हैं हिंदी भाषियों पर, क्योंकि जो भाषा जिनके जितना ग्रिप में है उन्हें सुविधा होती है। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर बंगालीज 90%, 95% बंगालीज इस ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और वो लोग हिंदी थिएटर लगातार रूप से किए जाए। और मैं सिर्फ हिंदी थिएटर ही नहीं, कोलकाता में बंगला थिएटर के साथ जुड़ा हुआ हूँ, काफ़ी ग्रुपों के साथ काम करता हूँ, मीडिया में काम करता हूँ एज ए एक्टर, डायरेक्टर, सीरियल, सिनेमा वगैरह में। लेकिन मेरा मेन पेशा जो बोलिए या नशा जो बोलिए थिएटर के साथ ही है, बंगला हो या हिंदी, दोनों भाषाओं पर मैं काम करता हूँ। मैं 2004 के बाद डायरेक्शन में आया। इसका अलावा मैं देश विदेशों में जाकर बहुत सारे वर्कशॉप किया। सर कब डायरेक्शन में आया है? मैं 2004 में 4 से शुरू किया डायरेक्शन का काम। 2006 में आकर पहला मेरा डायरेक्शन है धर्म विचार नाम का एक नाटक जो हरो भट्टाचार्य का लिखा हुआ है, उस पर हमने काम किया। उसके बाद फणीश्वरनाथ रेणु का लिखा हुआ पंचलेख, शायद पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा शोज़ हम लोगों ने किए। पंचलाइट का 70 से 80 शो अभी तक कर चुके हैं और पूरा नाटक कबीर की दोहाओं पर सजाया हुआ है, तो एक अलग किस्म की प्रयोग है। इसके बाद कबीर की दोहा जो है साधु ये मुर्दों का गाँव, साधु ये मुर्दों का गाँव है, कबीर की एक फेमस दोहा है, उस पर हम लोगों ने कोलज नाटक किया।
जो एक्सपेरिमेंटल एक नाटक है जिसका काफ़ी शो हम लोगों ने किए, बहुत लोगों ने उसको बहुत ही पसंद किया। इसके अलावा एनकाउंटर, भालोबाशार गल्प बांग्ला में, ये सब नाटक करने के बाद हम लोगों ने लास्ट जो फुल स्केप प्रोडक्शन किया जमीला, जो 2020 में भारंगम में उसका प्रदर्शन हुआ। जमीला एक हिंदी नाटक है जिसका लेखक है किर्गिस्तान की नेशनल राइटर चिंगिस आइतमातोव साहब। वो एक फेमस नाटक है, बंगाल में बहुत लोगों ने पसंद किया। आज भी उसका फुल हाउस शो होते हैं, जब भी हम लोग करते हैं तो उसका फुल हाउस शो होता है। और अभी हम लोग एक टेक्स्ट पे काम कर रहे हैं जो एक साइंस फिक्शन टेक्स्ट है। साइंस फिक्शन टेक्स्ट को रंगमंच पे लाना बहुत ही चैलेंजिंग काम है, जिस पे हम लोग लगातार साल भर से काम किए जा रहे हैं। कौन सा साइंस फिक्शन है सर? ये है एम्फीबियन मैन। एम्फीबियन मैन, जिसको हम लोग नाम दिए हिंदी में उभयचर। ये इस तरीके से? हाँ, उभयचर। आप ओके। उभयचर भी लिख सकते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं। उभयचर नाम का एक नाटक जो साइंस फिक्शन 1938 के दशक में 38 to 40 में लिखा गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। तो उसी को हम लोग आधार करके एक नाटक बना रहे हैं, उसका कोशिश कर रहे हैं कि अगले साल तक उसको मंचित कर सके। तो ये हमारा ये रंगशिल्पी जो नाट्य दल है, इसके बाहर इस रंगशिल्पी का कुछ उल्लेखनीय काम है कि लगातार पिछले 15-20 साल से यही एकमात्र दल है, मैं जहाँ तक देखा हूँ, जिन्होंने उन लोगों के साथ काम करते हैं लगातार रूप से जो समाज के पिछड़े हुए हैं और डिसेबल हैं, जो प्रतिबंधता से ग्रस्त जो लोग हैं, प्रतिबंधी लोग जो जिसे हम लोग कहते हैं। तो उन लोगों के साथ ये लोग लगातार काम किए, हियरिंग इम्पेयर्ड हो, मेंटली रिटार्डेड हो, स्ट्रीट चिल्ड्रन हो या फिर रेलवे चिल्ड्रन हो, इनके साथ ये लोग लगातार काम किए जा रहे हैं अपने थिएटर एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने के। तो ये इसका एक बहुत बड़ा अच्छा काम है यहाँ से, और मैं इनके साथ जुड़ा हुआ, तो मेरा यही छोटा सा एक। तो सर ये रंगशिल्पी आपका बनाया हुआ नाटक? हाँ, मैं इसका फाउंडर हूँ। जी, मैं इसका फाउंडर हूँ। अच्छा सर, ये तीसरा सवाल है, इस क्षेत्र में हिंदी रंगमंच की स्थिति हाँ, क्या है? ये बहुत इम्पोर्टेंट एक सवाल है कि जी इस क्षेत्र में हिंदी रंगमंच की स्थिति कैसी। देखिए, कोलकाता में हिंदी थिएटर 19 शतक से उनका एक जर्नी शुरू हुआ, जो हम लोग कह सकते हैं कि बंगाली जो रेनेसा रेवोल्यूशन है उसके बाद से ही हिंदी का जो रेवोल्यूशन शुरू हुआ। भरतेंदु हरिश्चंद्र आप जानते ही होंगे, जिन्होंने उस रेवोल्यूशन से उत्साहित होकर अपना लेख लिखे हैं। तो उसके बाद धीरे धीरे हिंदी थिएटर यहाँ पर आने लगे, हिंदी और पारसी थिएटर ज़्यादातर कोलकाता में आने लगे। इंग्लिश थिएटर के भी यहाँ पर बहुत दबदबा रहा एक समय में। फ्रीडम के बाद से 1947 के बाद से 1950 के बाद यहाँ पर हिंदी थिएटर कुछ संस्थाओं के द्वारा चलने लगा, जैसे कि अनामिका कला संगम था, जो बंगला के हिंदी थिएटर के उल्लेखनीय संस्था है। अनामिका कला संगम, मैं शायद उनका फाउंडर ईयर नहीं बता सकते एप्रोप्रिएटली, वो आपको मिल जाएंगे। इसके बाद संगीत कला मंदिर जो है, उन्होंने हिंदी थिएटर का एक, वहाँ से बहुत सारे लोग निकले, जैसे अनामिका से समलन जी निकले, संगीत कला मंदिर से बहुत सारे लोग निकले, जैसे प्रतिभा जी हैं, अनामिका के प्रतिभा जी भी थे, उषा जी भी वहाँ पर काम करती थी, वहाँ फिर वहाँ से निकल के नए ग्रुप बनाए, प्रताप जायसवाल भैया, ये सारे पुराने लोग धीरे धीरे हिंदी थिएटर यहाँ पर पनपने लगा। हिंदी थिएटर मास तक पहुँचा उषा गांगुली के हाथ से। उषा गांगुली जी ने इसको एकदम ग्रास रूट लेवल तक ले जाने के लिए कोशिश किया, क्योंकि वो जिस टेक्स्ट पे काम करते थे, जो टेक्स्ट वो उठाते थे, वो बहुत ही कॉमन पीपल के लिए होता था। उनका एक मतलब आप बोले लेफ्टिस्टिक मेंटलिटी भी थी उनमें, तो वो लेफ्टिस्ट सपोर्ट करते थे, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते थे। इसलिए वो अपने सारे जो सोचिए कि होली
रुदाली, मैयत, कोर्ट मार्शल, काशीनामा से लेकर जो जितने सारे उन्होंने महाभोज से लेकर जितने सारे बड़े बड़े प्रोडक्शन किए, अच्छे प्रोडक्शन किए, सबको ऐसे उन्होंने डिज़ाइन किया, उनका डायलॉग स्क्रिप्ट सारा ऐसा तैयार हुआ कि वो मास तक पहुंच गए। मैंने कॉमन पीपल भी उनके नाटक देखे, पर शायद उनके समय से ही बंगाली जो ऑडियंस है वो धीरे धीरे हिंदी थिएटर की तरफ मूव करने लगा। ये उषा जी की एक बहुत सफलता है उनकी थिएटर के जो जर्नी है उसमें। उन्होंने दूसरे भाषियों को, जैसे कि बंगाल में ज़्यादातर बंगाली लोग हिंदी थिएटर नहीं देखते, एक कॉमन थिंग है, वो लोग बांग्ला थिएटर देखते हैं। एक एक शो कम से कम 20 बार 25 बार देखेंगे, लेकिन हिंदी थिएटर देखने के लिए उनमें उतना उत्साहित है। एक तो भाषा की एक डिफ़िकल्टीज़ उनके लिए है कि समझ नहीं पाएंगे, क्या बोलेंगे हिंदी थिएटर, मतलब वो लोग दूर भागते थे। मैं अभी भी देख रहा हूँ कि बंगालियों को कन्विंस करके हिंदी थिएटर में लाना थोड़ा सा, जो लोग थिएटर देखते हैं उनको छोड़कर नई जनरेशन या फिर जो लोग ले मैन हैं उन ऑडियंस को लाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन उषा जी ने इसको बहुत हद तक, मतलब बांग्ला के जो लीडिंग ग्रुप है, नांदीकार बोलिए या चेतना बोलिए, उनके साथ वो पैरेलली चलते थे। उनके प्लेस का जितना क्रेज़ था, उषा जी के प्लेस की भी उतना क्रेज़ था। और हमने भी देखे हैं कि कोर्ट मार्शल से लेकर रुदाली, ये सब नाटक जब मंचन होते थे रविंद्र सदन या एकेडमी में एकदम भोर से लोग लाइन लगा देते थे टिकट खरीदने के लिए। तो ये हम लोगों ने भी देखा। ये जो मास, एक हिंदी थिएटर को एक मास तक ले जाने का जो काम उषा गांगुली ने किया, ये बहुत ही सराहनीय बात है। और श्यामालन जी के थिएटर या प्रतिभा जी, पता मैया, ये लोग थिएटर अपने एक जगह बना लिए थे, जैसे पदातिक वो अपना स्पेस, अपना जगह बना लिए, तो उसी में वो लोग ज़्यादा कंफर्टेबल थे। हालांकि उन्होंने बहुत बढ़िया प्रोडक्शन किए श्यामालन जी ने, जैसे कि सखाराम बाइंडर, उनका एक फेमस नाटक है जिसमें कुलभूषण खरबंदा जी काम करते थे, जो यहाँ से ही उठे, फिर वो लहरों के राजहंस, ऐसे बहुत सारे ये किए। आषाढ़ के एक दिन श्यामालन जी के एक बहुत फेमस नाटक है बल्लभपुर की रूप कथा बादल सरकार की, ये है। तो फिर क्या हुआ, एक दौर जब आया बीच में से, वो है कि बंगला के जो थिएटर है, बंगला के जो प्रसिद्ध थिएटर, जैसे बादल सरकार का लिखा हुआ हो या रविंद्रनाथ टैगोर के लिखा हुआ हो या शरतचंद्र चट्टोपाध्याय के जो छोटे कहानी है, देवदास से लेकर, जो ये सब हिंदी में होते रहे। यहाँ पर छोटे छोटे जो ग्रुप्स है, डिफरेंट ग्रुप्स, ये एक दौर आया जो सिर्फ हिंदी के लेखक, जैसे कि हम लोग प्रसाद से लेकर, रेणु से लेकर, आपके प्रेमचंद जी से लेकर, निर्मला से लेकर, या हरिशंकर परसाई जी को लेकर, भरतेंदु हरिशंकर, ये सारे हिंदी के लेखक हैं, हिंदी के राइटर हैं। ज़्यादातर उनके टेक्स्ट उठाया जाता है, वो महेश इंचुलेकर हो, विजय दलवी की लिखा हो, मोहन राकेश की हो, तो हिंदी के ग्रुप ज़्यादातर उन पे ही काम करते थे। लेकिन बाद वाले दौर में ये हुआ 80s के दशक में, 90s के दशक में, हम बोल सकते 2000 तक, बंगला लेखकों की जो पुराने हो या नए हो, उनके टेक्स्ट धीरे धीरे हिंदी में करने की कोशिश, हिंदी के ग्रुप सिर्फ नहीं, बंगला के ग्रुप भी हिंदी नाटक, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर की काफ़ी टेक्स्ट, वह विसर्जन बोलिए, चंडालिका तो खुद उषा जी ने की है, मानसी की है रविंद्रनाथ के टेक्स्ट के ऊपर काम, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की काफ़ी टेक्स्ट, जैसे कि महेश, देवदास से लेकर चरित्रहीन, ये सारे छोटे बहुत सारे ग्रुप हैं, जैसे कि जहाँ पर हिंदी बेल्ट है, हिंदी के प्रभाव ज़्यादा है। जैसे कि आप हिंदी के काम पहले समय में जो आप शियालदा स्टेशन से लेकर कल्याणी तक चलिए, कांचड़ा पड़ा एक हिंदी बेल्ट है, नैहाटी एक हिंदी बेल्ट है, जहाँ पर हिंदी भाषी लोग रहते हैं। उन लोगों ने छोटे छोटे जो बंगाली राइटर्स के टेक्स्ट को मंचन करने की कोशिश की। एक मिलाव है कि हाँ, हिंदी के टेक्स्ट के बाहर निकल के यहाँ पर दूसरे भाषाओं को ट्रांसलेट करके उनको मंचन करने की कोशिश किया गया। हालांकि हमने भी काम किए हैं हिंदी भाषा में। मैंने जो किया ज़्यादातर विदेशी लिटरेचर, जैसे कि रशियन, किर्गिस्तान हो, यूरोपियन लिटरेचर जो है, उनको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके हिंदी भाषा में यहाँ पर प्रयोग करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि एक अलग फ्लेवर मिले। उनका टेक्स्ट को इंडियनाइज करना, वो एडेप्टेशन बोलिए
या लिटरली ट्रांसलेशंस बोलिए कि करके उसको एक प्रयोग करना, वो एक कोशिश हम काफ़ी दिन से किए जा रहे हैं, आगे भी शायद करते रहेंगे। ये कोशिश है, ये एक हिंदी थिएटर का दौर चलता ना। हाँ, मुश्किल की बात ये है कि ये उषा जी के समय के बाद से, उषा जी या फिर उसके बाद अज़हर भाई ने, अज़हर अलम भाई, उमा झुंझुनवाला, लिटिल थेस्पियन, जो एक उल्लेखनीय ग्रुप है कोलकाता के, जो अभी भी उर्दू और हिंदी के थिएटर दोनों भाषाओं पर वो लोग काम कर रहे हैं। लिटिल थेस्पियन जो माँ जी कल आप मिलेंगे उनसे, ये लोग लगातार हिंदी थिएटर, उर्दू थिएटर पे काम किए जा रहे हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोडक्शन है। अज़हर भाई कोरोना काल में चले गए छोड़ के, हमारी उषा जी, तो ये क्षति तो है हमारे लिए, हिंदी थिएटर के लिए, कि वो उन लोगों ने भी बहुत कोशिश किया, बहुत सारे टेक्स्ट को जो बंगाली ऑडियंस तक, कोलकाता से लेकर बाहर मैंने पूरे ऑल ओवर इंडिया में भी उन्होंने उनको पहुंचाया। एक बहुत काम है, लेकिन उसके बाद से मैं देख रहा हूँ पिछले 4-5 साल से क्राइसिस पीरियड में जा रहे हैं हिंदी थिएटर। ज़्यादातर लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन से पहले भी हिंदी थिएटर का एक क्राइसिस पीरियड हो रहा है कि नए जो हिंदी थिएटर के ग्रुप्स जो पुराने हैं वो लोग काम कर रहे हैं पुराने टेक्स्टों पे, नए ग्रुप्स का आना बंद हो चुका है। एक हो सकता है कि थिएटर का ही एक, मतलब अभी ऐसा समय चल रहा है कि थिएटर का ही समय बहुत ही ख़राब है, कि थिएटर में ही लोग कमा रहे हैं, तो उसके चलते उसे। लेकिन कोलकाता में हिंदी थिएटर जहाँ तक पहुँचा था, उससे डिग्रेडेशन बंगाल में होना शुरू हो गया पिछले 5-7 साल से। 2-4 ग्रुप बचे हैं जो लोग कोशिश कर रहे हैं लगातार, लेकिन वो जिस पिक पर था, हिंदी भाषा और हिंदी थिएटर को जहाँ तक पहुँचाया था, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। इसके पीछे मुझे लगता है कुछ कारण है। एक तो टेक्स्ट कि शायद, एक तो टेक्स्ट जिस सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं ज़्यादा वो पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा बंगाली ऑडियंस तक, या फिर ऐसा होगा कि हिंदी थिएटर वालों ने ये भी सोच लिया कि हम लोग जो करेंगे वो ठीक ही करेंगे। ऐसा कुछ समय के साथ जो बदलना, समय के साथ जो आगे जाना, उसके चलते भी हो सकता है। काफ़ी कारण है, और नई पीढ़ी को हम लोग उतने ढंग से उत्साहित नहीं कर पाए हैं। इसके पीछे और एक कारण है कि आज पहले जो हिंदी थिएटर के ग्रुप थे, जैसे कि मैं अनामिका का नाम लूँ, अभिनय का नाम लूँ, पदाधिक का नाम लूँ, रंगकर्मी का नाम लूँ, लिटिल थेस्पियन का, रेनेसा नाम का एक टीम है, वो भी अच्छा काम करते हैं यहाँ पर हिंदी थिएटर। हिंदी, हाँ, रेनेसा या रंगशिल्पी। ये जो इंस्टीट्यूशनल बैकग्राउंड, मैंने थिएटर के जो इंस्टीट्यूशनल एक बैकग्राउंड, वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया। अभी लोग डिपेंड कर रहे हैं कि बने हुए आर्टिस्टों पे, मतलब आएगा 15 दिन 1 महीने का रिहर्सल होगा, नाटक तैयार, कहानी ख़त्म। ये जो लगातार इंस्टीट्यूशन जो सिखाना, नए पीढ़ी के बच्चों को लेके उसको लगातार साल भर सिखाना, फिर एक प्ले तैयार करना, ये समय अभी हिंदी थिएटर में देना बहुत ही मुश्किल हो रही सभी के लिए, और नहीं हो रहा है। इंस्टीट्यूशनल काम ख़त्म होते जा रहा है। इसीलिए शायद मुझे लगता है कि हिंदी थिएटर में सशक्त अभिनेता या फिर डायरेक्टर या फिर वो तैयार नहीं हो रहा है कोलकाता से, क्योंकि पहले जो समय था, बाहर के ग्रुप या बाहर के दर्शक कोलकाता के थिएटर को लेकर बहुत अपेक्षा में रहते थे कि ये लोग क्या बना रहे हैं। उनके लिए एक टीचिंग प्रोसेस था, उनके लिए एक सीखना था कि कोलकाता के थिएटर क्या बना रहे हैं, कोलकाता के हिंदी थिएटर क्या नया प्रोडक्शन लेके आ रहे हैं। लेकिन आज के ज़माने में वो उत्साह मुझे कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि शायद वो लोग कोलकाता के हिंदी थिएटर से भी आगे बढ़ गए हैं। ये जो इवोल्यूशन, ये जो डेवलपमेंट, ये रुक चुका है कोलकाता के हिंदी थिएटर का। हिंदी थिएटर, बंगला थिएटर अपने रूप से चल ही रहा है, वो लोग कोशिश कर रहे हैं अच्छा बुराइयों के साथ। लेकिन हिंदी थिएटर के लिए प्रॉब्लम है, एक है कि दूसरे भाषा भाषियों को खींचना ये मुश्किल सी बात है, और इंटरनल पॉलिटिक्स के कारण भी है, क्योंकि कोलकाता के थिएटर ना ज़्यादातर पहले से ही, शायद मैं कहूँगा कि 60s या 70 के दशक के बाद से पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड रहा है। वो हिंदी हो, बंगला थिएटर हो, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड रहा है। जब
लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट थे, तो लोग ज़्यादातर लेफ्टिस्टों से इन्फ्लुएंस रहकर थिएटर करते थे। ग्रांट मिलना, हॉल मिलना, सारी सुविधाएं मिलना हो जाता था। जब एंटी लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट, अभी नया गवर्नमेंट आने के बाद कुछ लोग उस तरफ चले गए, तो इनका कुछ अपना मतलब है जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस जब आप लीजिएगा तो उनका कुछ होगा, तो वो सब मेंटेन करने की कोशिश में शायद थिएटरिकल काम जो है वो कम हो रहा है। क्योंकि पहले हिंदी थिएटर का ही, सिर्फ हिंदी थिएटर का ही एक फेस्टिवल होता था। रंगकर्मी अपने हिसाब से करते थे, दूसरे ग्रुप करते थे, छोटे छोटे पैमाने, वो बंद हो चुका है। हिंदी एकेडमी है यहाँ पे कोलकाता में जो गवर्नमेंट चलाती है, वो एक फेस्टिवल करते हैं, लेकिन ज़्यादातर बंगाल के हिंदी ग्रुपों को लिया नहीं जाता, वो बाहर से ग्रुप आते हैं करके चले जाते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे वो कनेक्ट नहीं होता। जबलपुर की एक टीम आए, आकर प्ले करके चले गए, तो लोकल जो हिंदी ग्रुप्स हैं, लोकल जो लोग हैं, लोकल जो ऑडियंस है, वो कनेक्ट नहीं कर पाते, मतलब वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। कब आए, कब करके चले गए, कब फेस्टिवल हुआ, आधा लोगों को पता ही नहीं चलता। बंगाली पहले जो था कि हिंदी थिएटर पैरेलली चलता था बंगाली थिएटर के साथ, वो पैरेलली जाने के लिए जो फोर्स था, जो सारी चीज़ थी, वो धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं। बंगला थिएटर आगे बढ़ गए हैं, या बंगला थिएटर अपने हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन हिंदी थिएटर वो पैरेलली नहीं जा पाता। ये हमारे लिए एक मुश्किल की बात है। तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस भी मुझे लगता है कुछ हद तक यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, और वो इंस्टीट्यूशनल बैकग्राउंड की तैयार करना, नए पीढ़ी को तैयार करना, नए ज़माने को तैयार करना, ये कल्चर भी ख़त्म होते जा रहा है। ये भी एक कारण है कि कौन सा सवाल है तो बंगाल, आपने ये ओवरऑल कलकत्ता के बताया कि बंगाल का बताया? पूरा बंगाल का, पूरा बंगाल। देखिए यहाँ पर ना कॉन्सेंट्रेटेड है पूरे बंगाल का जो परिस्थिति, वो कोलकाता से ही आपको पता चल जाएगा। कोलकाता एक कल्चरल सिटी है जहाँ पर हर दिन कल्चरल काम होता है, और मुझे लगता है कि सारी दुनिया में ऐसा एक शहर नहीं है जहाँ पर सरकारी तौर पे 7 हॉल है। थिएटर के लिए 7 हॉल है जो सरकारी हॉल है, बेसरकारी हॉल और भी 5-7 है। तो ये 10-12 हॉल हर दिन पैक्ड अप रहता है। साल में 365 दिन यहाँ पर थिएटर चलता रहता है, मतलब किसी न किसी हॉल में किसी न किसी शो है, और शनि रविवार को डबल शो, ट्रिपल शो भी है। तो हॉल मिलना 3-4 महीना लग जाता है हमें हॉल मिलने के लिए, इतनी मुश्किल है। तो सोचिए कि कितने पैमाने पे, मतलब 365 दिन, 365 नाटक इंटू 7 हॉल्स। ये सिर्फ कोलकाता का सिनेरियो है। आप अगर पूरे बंगाल में देखिएगा, हर साल हज़ारों थिएटर, यहाँ पर सबसे ज़्यादा थिएटर ग्रुप रजिस्टर्ड है, कम से कम 2-2.5 हज़ार थिएटर ग्रुप कोलकाता नाट्य अकेडमी में रजिस्टर्ड है। हर मोहल्ले में, हर पाड़ा में ये कल्चर है बंगाल का कि थिएटर करना, नाटक करना, ये एक रग में बसा हुआ कल्चर, एक संगीत और एक नाटक, दोनों। तो यहाँ पर आप कोलकाता में जो देख रहे हैं, आप सबर्ब में जाइएगा, दूसरे डिस्ट्रिक्टों में जाइएगा, एक ही सिनेरियो है। आप कोलकाता को देखकर ही समझ जाइएगा कि वहाँ पर क्या, मतलब उसका क्या छवि है। तो ये ओवरऑल बंगाल में, वैसे कोलकाता के बाहर ओवरऑल बंगाल में वैसे हिंदी थिएटर ग्रुप नहीं है। बाकी डिस्ट्रिक्टों में कुछ एमेचरिस्ट ग्रुप होंगे, साल में एक बार प्ले किए, 1-2 होंगे वो भी, लेकिन जो नाट्य अकेडमी रजिस्टर्ड या गवर्नमेंट रजिस्टर्ड जो दल है, जैसे कि हम लोग हैं, ऐसे प्रोफेशनली करने वाले ग्रुप वेस्ट बंगाल में कम है। जो भी 5-6 हैं वो कोलकाता बेस्ड ही हैं। इस क्षेत्र में सर हिंदी लेखिकाएँ आपको कोई देखिए, हिंदी लेखिकाएँ मतलब नाट्यकार, हाँ, जो नाटक लिखती हैं, इस हिसाब से तो वैसे उषा जी ने कुछ नाटक लिखे हैं, उमा जी भी लिखती हैं। यही 2 नाम के सिवा फिलहाल वैसे कोई नहीं है। कुछ उपन्यासकार हैं यहाँ पर हिंदी के जो महिलाएं हैं, जैसे कि प्रतिभा जी पहले नाटक लिख चुकी है, प्रतिभा अग्रवाल जी। तो 2-4 लेखिकाएँ हैं। कुसुम खेमानी जी कुछ नाटक लिख चुके हैं।
एक दो नाटक पे काम भी हुआ है, उमा जी भी काम की है कुसुम खेमानी जी के लिए। ऐसे छोट-मोट है, लेकिन उतना बड़े पैमाने में कुछ नहीं है। अच्छा सर, मैं चाहूँगा कि कुछ बंगाली थिएटर 3-4 और कुछ हिंदी थिएटर के नाम बता दीजिए जो कि प्रमुख रूप से यहाँ काम कर रहे हैं। अच्छा, बंगाली थिएटर माने रिसेंट टाइम में जो चल रहा है या हाँ, प्रीवियस रिसेंट टाइम में जो काम कर रहे हैं लगातार एक्टिव हैं। एक्टिव है? ये हिंदी माने नाटक के नाम बोलूँ या ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन? बंगाली थिएटर ग्रुप। देखिए, यहाँ पर जो ग्रुप्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें उल्लेखनीय है नांदीकार, बंगला थिएटर नांदीकार, नांदीकार, चेतना, फिर है क्या नाम है, बहुरूपी है, फिर है शायक, शायक, उन्नो थिएटर, विभास चक्रवर्ती जी का उन्नो माने अनदर थिएटर एक्चुअली इन इंग्लिश, अन्य थिएटर, ये सारे प्रमुख दल हैं। इसके सिवा तो बहुत सारे दल हैं जो लोग इसमें अनेक एक उल्लेखनीय काम कर रहा है जो बंगला और बांग्लादेश में अनेक। हिंदी थिएटर के क्षेत्र में जैसे कि रंगकर्मी रहा, जैसे कि लिटिल थेस्पियन रहा, रंगशिल्पी जो ये दल है ये रहा, रंगशिल्पी, फिर आप ले लीजिए कि पदातिक, रेनेसा, अभिनय नाम का प्रताप जायसवाल का एक दल है, लेकिन वो अल्टीमेट थिएटर है एक। तो ये दल उतना काम नहीं करते, फिर भी है। मतलब ये आपके शुरू के 3-4 जो हैं बस। हाँ, बस ये लगातार ये आप रेनेसा तक ये लोग लगातार काम किए जा रहे हैं। अभी करते हैं, अभी तो बंद ही है शायद। अच्छा सर, इसमें पुरुष निर्देशक कौन कौन हैं आपके हिसाब से? मतलब ये हिंदी थिएटर में? हाँ, हिंदी थिएटर में पुरुष निर्देशक के तौर पे अभी जो लोग काम कर रहे हैं, एक है पदातिक के विनय शर्मा जी, लिटिल थिस्पेन के अजहर भाई जो माने गुजर चुके हैं पिछले साल 2 साल पहले, वो आप लिखेंगे या नहीं? हाँ, एक्सपायर कर गए। पदातिक के रेनेसा के आलोक चटर्जी, रेनेसा के और आप इसके और, हाँ, रंगशिल्पी के मैं पलावन बसु। तो अभी तक तो यही 3 जहन में आता है, क्योंकि उमा जी तो लिटिल थिस्पेन के बस। हाँ जी, और मैम उमा झुनझुनवाला वो है लिटिल थिस्पेन के। और कैसे इस क्षेत्र के हिंदी रंगमंच के विकास में योगदान दे रहे हैं? इस क्षेत्र में पुरुष निर्देशक स्त्री विमर्श से जुड़े मुद्दों पर कोई ऐसा है जो लिख रहा है आपके हिसाब से? नहीं है तो स्किप कर सकते हैं आप ये। देखिए, स्त्री से जुड़े हुए मुद्दे पर लगातार मंचन तो माने पुरुष निर्देशक या स्त्री निर्देशक कोई भी, अगर आपको लगता है नहीं, स्त्री निर्देशक जो उमा जी हैं या फिर उषा जी तो लगातार स्त्री विषयों पर ही काम करते रहे हैं। मैंने कुछ काम किया, जैसे जमीला नामक नाटक जो है उस स्त्री मुद्दे पर ही है। तो हमारे जमीला जो है वो ही हमने किया। हाँ, नायिकाओं की स्थिति क्या है? बंगाल या कलकत्ता के थिएटर में जो लड़कियां जैसे 2 ही दिख रही हैं
तो उनके आने का रेशियो क्या, कैसे आ रही हैं, आ रही हैं कि नहीं आ रही पेरेंट्स मतलब आने ये लगे? ओवरऑल पूछ रहे हैं या पहले सिर्फ हिंदी कलकत्ता फिर थिएटर? ओवरऑल यहाँ के हिंदी थिएटर की बात कर रहा हूँ। और सिर्फ फिर हिंदी थिएटर के या बंगाली थिएटर? बंगाली का भी बताइएगा क्योंकि अच्छा, ज़रूरी है। देखिए, ये प्रश्न जो है महिलाओं की स्थिति रंगमंच में आने की, ऐसे बंगाल में महिलाओं की जो योगदान थिएटर के प्रति रहा वो बहुत ही, मतलब मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ही फ्लो था, हमेशा से ऐसा कुछ नहीं था। काफ़ी प्रतिबंधितताओं को पार करके उनको आना पड़ता है। और ये सर अभी आप हिंदी रंगमंच की बात कर रहे हैं। नहीं, पूरे रंगमंच सिस्टम से ही मैं बात कर रहा हूँ। हिंदी रंगमंच में महिलाओं का आना, मैं जहाँ तक देखा हूँ, ज़्यादातर बंगाली जो महिलाएं, मतलब बंगाली जो परिवार से हैं, वो लोग थिएटर के लिए आते हैं। अच्छा, उन लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादातर बंगाली जो थिएटर है उसमें महिलाओं के योगदान किसी किसी दल में तो 50-50 के समक्ष है, किसी दल में 30-70 या 60-40 के रेशियो में है। लेकिन हिंदी के क्षेत्र में ये बहुत कम है। ज़्यादातर हिंदी भाषी महिलाएं बहुत ही कम आती हैं और दूसरे भाषाभाषियों को भी हिंदी थिएटर में आने के लिए बहुत ही मशक्क़त करना पड़ता है, क्योंकि सब लोग थिएटर करने के लिए जो हिंदी भाषी बेल्ट के जो महिलाएं हैं उनको उतना उत्साहित नहीं हो, उनके प्रॉब्लम्स होंगे। लेकिन मैं जहाँ तक देखा हूँ कि हिंदी थिएटर करने तो बहुत कम महिलाएं आती हैं। एक भाषा की एक समस्या है जो बांग्ला भाषी है उनके लिए, और फिर भी है, लेकिन हाँ, पुरुषों के मामले में बहुत ही कम है। ये आते हैं, पुरुष आते हैं ज़्यादातर। आज के दिनों में क्या हुआ, आज के दिनों में ये जो वेब सीरीज़, सिनेमा या फिर फिल्मों की जो एक है कि कुछ थिएटर करने के बाद वहाँ पर जाने की एक मंशा से लोग आ जाते हैं, इसका तो एक फ्लो है ही। हाँ, उनमें से कंसिस्टेंसी बहुत कम है। काफ़ी दिन तक थिएटर सीखना रहना ये बहुत कम लोगों से ही होता है। महीना भर रहने के बाद ये सब भाग जाते हैं, ये तो हाल ही है। लेकिन एक चीज़ है कि हिंदी थिएटर में जो महिलाएं आती है वो ज़्यादातर, मैंने बंगाल में मैं जहाँ तक देखा हूँ, रंगकर्मी में भी देख चुका हूँ, हमारे ग्रुप में भी, वो लोग थिएटर में रह जाती है। मतलब वो लोग फिर थिएटर छोड़ के फिल्मों में भाग गए या इधर उधर चले गए, ऐसा बहुत कम है। वो लोग थिएटर में रह जाती है जो महिलाएं आती है। पुरुष जो हैं वो फ्रिकल रहते हैं, कुछ रह जाते हैं, कुछ फिल्मों में भाग जाते हैं, कुछ छोड़ देते हैं। लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं जिस ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर जितने लोग आते हैं वो साल, मतलब काफ़ी सालों से एक साथ रह जाते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर ही ऐसा बनाया गया, रहते हैं। महिला की योगदान कम है, देख ही पा रहे हैं। अच्छा सर, डायरेक्शन के क्षेत्र में महिलाओं को आप देख रहे हैं यहाँ पे कलकत्ता में? हाँ, डायरेक्शन के क्षेत्र में भी महिलाएं, जो बंगाली थिएटर में बहुत सारे महिलाएं हैं डायरेक्टर। मैं हिंदी में नहीं है? हिंदी में उतना तो नहीं है अभी, तो फिलहाल उमा जी ही हैं और तो कोई नहीं है। सिर्फ उमा है? सिर्फ उमा जी है। उषा जी के बाद, उषा जी और उमा जी दो ही है हिंदी थिएटर में महिलाओं। बंगाली थिएटर में सर? बंगाली थिएटर में काफ़ी है। बंगाली दो चार नाम याद है? बहुत अच्छे डायरेक्टरों में अबंती चक्रवर्ती, अबंती चक्रवर्ती, अबोंती, अबंती अबोंती, अबोंती चक्रवर्ती, जी, तुलिका दास, सुरंजना दासगुप्ता, सुरंजना दासगुप्ता, दासगुप्ता, सोहिनी सेनगुप्ता जो नांदिकर से हैं, सोहिनी सेनगुप्ता, रुद्र प्रसाद सेनगुप्ता की बेटी, एक मिनट सर, रुद्र प्रसाद सेनगुप्ता की बेटी, जी सर, ईशिता मुखर्जी, इसी का मुखर्जी।
ये भी बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। तो ऐसा काफ़ी है हिंदी बांग्ला थिएटर में काफ़ी है, मतलब एकदम आप मतलब अभी आप ये नहीं देख सकते उषा मैम के बाद कि हिंदी थिएटर में बहुत ज़्यादा योग नहीं, हिंदी थिएटर में तो मैं मतलब देख कोई डेवलपमेंट नहीं कोई डेवलपमेंट नहीं है। हिंदी थिएटर के क्षेत्र में महिलाओं की योगदान हो, डायरेक्शन हो, अभी कोई डेवलपमेंट नाटककार भी हो, ये नहीं है, एकदम पूरा खाली है। मतलब अब मुझे लगता है कि हिंदी बेल्ट में ना थिएटर को कोई प्रोफेशन के हिसाब से देखते ही नहीं, मुश्किल है। बेंगलोर में देखते हैं थिएटर करके ही बहुत लोग, अवंती चक्रवर्ती एकदम थिएटर करके ही चलती है, वर्कशॉप करवाती हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशनों में काम करती है, लेकिन वो हिंदी वाले इसको प्रोफेशन नहीं मानते। अभी भी उनमें ऐसा है कि ठीक है टाइम पास कर लेते हैं। अच्छा सर, ये नाट्य वस्तु में कोई फ़र्क देखते हैं अगर महिलाएं आ रही हैं तो नाट्य वस्तु कहानी में मतलब नाटक जो या जो डेफिनेटली महिला, मैं उषा जी के साथ काम कर चुका हूँ, मैं अवंती के साथ काम कर चुका हूँ, यहाँ पर तुलिका दी के साथ बहुत सारे महिला डायरेक्टर के अंडर काम कर चुका हूँ। वो लोग जब महिलाओं जो एक टेक्स्ट को जब वो लोग पकड़ते हैं तो वो एक दृष्टिभंगी वोमेन एम्पावरमेंट के तरफ रहता है उन लोगों का। तो उसका जो एक प्रयोग है, जो प्रेजेंटेशंस जो हैं, उसका डिज़ाइन जो है, ये संपूर्ण रूप से चेंज हो जाते हैं। ये तो है ही, वो लोग ज़्यादा जोड़ देते हैं महिलाओं की प्रॉब्लम्स को, महिलाओं की वहाँ से फाइटिंग को वहाँ से उभर के लाना, ये सब चीज़ों में ज़्यादा उन लोगों का मतलब ध्यान केंद्रित रहता है। पुरुषों के वर्ग ना सर। हाँ, दसवां सर कि पुरुष तथा महिलाओं के नाटकों के कथ्य में आप फर्क किस प्रकार का देखते हैं, कहानी या उसमें किस प्रकार? देखिए जो टेक्स्ट रिटन है, ऑलरेडी रिटन अप है, जैसे रुदाली हुआ, जैसे कि कोर्ट मार्शल हुआ, जैसे कि महाभोज हुआ, इस पर तो आप फर्क नहीं देख पाते क्योंकि वो रिटन अप है, ऑलरेडी डायलॉग्स तैयार है। जो नए तरीके से लिखे जाते हैं उस डायलॉग में हाँ अपने अपने दृष्टिभंगी से हिसाब से अपने अपने दृष्टिकोण से वो लोग डेवलपमेंट करते हैं या करती हैं और फ़र्क नज़र आता है। जो एक पुरुष की जो एक इंटरप्रिटेशन है और महिलाओं की इंटरप्रिटेशन में, उसमें तो एक अंतर है ही, क्योंकि महिलाओं की प्रॉब्लम को और भी अंदरूनी तरीके से वो फील करती हैं। तो उसको और भी, जैसे कि उषा जी जो रुदाली की है या फिर लास्ट जो हिम्मत माई की है, जो पाकिस्तान की एक लड़की को रेप किया गया था जिस पर आधारित हिम्मत माई, उसका जो इंटेंसिटी डायलॉग्स में बोलिए, डिज़ाइन में बोलिए या फिर एक्टिंग में, वो इंटेंसिटी बहुत हद तक इंटरनल थी। उनका खुद का प्रोडक्शन है अंतर यात्रा या मामा, उसमें भी वो इंटेंसिटी हमको देखने को मिलता है। और जब वो खुद करती हैं उस कैरेक्टर में तो पूरा मिल जाती है, घुल जाती है, जैसे कि अपना ही बात बोल रही है। तो ये तो है। जैसे ये आप गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट देख रहे हैं आप हिंदी रंगमंच के लिए? नहीं, हाँ नहीं, जीरो एक ही सपोर्ट। मोटा मोटी दरअसल यहाँ पर एक एकेडमी है जो ज़्यादा तक बांग्ला थिएटर को प्रोत्साहित करते हैं, जो नाट्य एकेडमी है जी। यहाँ पर हम लोग हिंदी वाले मोटा मोटी सेकेंड क्लास सिटीज़न हैं जी। और हिंदी एकेडमी जो है वो इन लोग, हिंदी एकेडमी जो है वो थिएटर फेस्टिवल करवाते हैं, थिएटर वर्कशॉप करवाते हैं, लेकिन ये सारे बाहर से टीम लेके आते हैं, बाहर की टीमों को प्रायोरिटी देते हैं। जो लोग यहाँ पर हिंदी थिएटर को लेकर लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, इनको लेकर इनका कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो एकेडमी वाले को बाहर की नाटक ले आने से उस एकेडमी का नाटक वो बाहर ले जाएंगे, इस सब प्लानिंग में रहते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर हिंदी नाटक को लेकर गवर्नमेंट नाट्य एकेडमी या उसका उतना उत्साह मुझे कभी दिखाई नहीं, कभी दिखाई नहीं। इंडिविजुअल तौर पे जो दल है वो जो जितना कर पाता है कर पाता है, बाकी कोई ऑर्गेनाइजेशन को मैंने नहीं देखा कि हिंदी थिएटर को लेकर उनका बहुत सारे हिंदी दिवस के अवसर पर 14 सितंबर हिंदी भाषा जो राष्ट्रीय भाषा के अवसर पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो एक हिंदी नाटक करवा दिए, वो एक उनका एक। अच्छा सर, आप कैसा सपोर्ट गवर्नमेंट से चाहते हैं? देखिए गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहना मतलब जो अभी है ग्रांट, प्रोजेक्ट्स, फेस्टिवल, ये सब ही है।
ग्रांट चाहते हैं? नहीं, मैं नहीं चाहता, मतलब ये सब ही है। हमारे ये दल 20 साल से काम कर रही है विदाउट ग्रांट। एक पैसा भी ग्रांट ना स्टेट गवर्नमेंट ना सेंट्रल गवर्नमेंट से हमको नहीं मिलता, लेकिन ये एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेट तो रेपेट्री के नाम पे रेपेट्री ग्रांट देती है, तो उसके लिए देते हैं। हम लोग अप्लाई किए लेकिन कभी हम लोगों को नहीं मिला, दुर्भाग्यवश। तो खैर वो अलग बात है, उसके लिए तो बहुत सारे। तो वही पूछ रहा हूँ कि आप लोग क्या चाहते हैं? लेकिन मैं जो चाहता हूँ, मुझे लगता है सिर्फ हिंदी थिएटर व थिएटर के लेकर एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग काम कर रहे हैं बहुत पुराने हैं। यानी 60-70 के समय से जो इंफ्रास्ट्रक्चर थिएटर का रहा वही रहा, इसका कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, इसका कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। जैसे कि एक रिहर्सल स्पेस प्रॉपर नहीं मिलता है। अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेकर कोई बड़े बड़े हॉल्स जो हैं, उनके जो बहुत सारे हॉल्स पड़े हुए हैं, बड़े बड़े हॉल्स बना लिए चारों तरफ पड़े हुए हैं, तो वो थिएटर दल को दे सकते हैं मिनिमम प्राइस से कि तुम रिहर्सल करो। रिहर्सल स्पेस मिलना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, एक एक्टिंग इंस्टीट्यूशन यहाँ पर 2-4 यूनिवर्सिटी है, रवींद्र भारती, विश्व भारती, जहाँ पर एक्टिंग सिखाया जाता है, कोर्सेस है। लेकिन इसके बाहर जो लोग कोर्स नहीं कर पा रहे हैं, जो ग्रास रूट लेवल के लड़के लड़कियाँ हैं, इनको एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर वो मतलब प्रैक्टिकली थिएटर को सीख सके। जिस एक स्टेज ऐसा बनाया दिया जाए जो गवर्नमेंट से, जहाँ पर लाइट के सारे इंतजामात हो, जिसको देखकर समझ पाए कि लाइट कैसे मुझे लेना है, मेकअप का सिस्टम हो, साउंड सिस्टम हो, पूरा। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जब तक नहीं होगा तो थिएटर आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि अभी के ज़माने में टेक्निकली थिएटर जो टेक्नोलॉजीज़ जो आए हैं, नए नए टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसको हमें इस्तेमाल करना पड़ता है थिएटर में। हम ये नहीं कहेंगे थिएटर में कुछ नहीं लगता, खुले गले से कर लो, ये नहीं, वो समय चल गया। अब एक दर्शक जो वेब सीरीज़ देख रहा है, जो हॉलीवुड देख रहे हैं, जो बॉलीवुड देख रहे हैं, वो क्यों आपके थिएटर देखने आएंगे? जो एक शब्द ही उनके कान में ठीक से सुनाई नहीं देता। हॉल में हाउलिंग है, कहीं पर रोलिंग हो रहा है साउंड, कहीं पर पंखे की आवाज़ है, कहीं पर बाहर गाड़ी जा रहा है उसका आवाज़ है। तो ये जो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें तो लोग कॉन्सेंट्रेट करके देख नहीं पाते थे, तो आधा लोग समझ ही नहीं पाते क्या बोले। तो एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक ना डेवलप किया जाएगा, थिएटर आगे नहीं बढ़ सकता। तो आप ऑडिटोरियम के लिए फीस ज़्यादा है, वो भी कम करना चाहते हैं? नहीं, बंगाल में कम है। मैं बोलूँगा बाहर की तुलना में बंगाल में ये एक सरकार ने हमें यहाँ पर टैक्सेस नहीं लगते, थिएटर दल को टैक्स फ्री है, और सारे सरकारी जो हॉल है वो हमें 50% में मिलता है। ये एक बहुत बड़ी राहत है हमारे लिए। रिहर्सल प्लेस चाहते हैं? रिहर्सल स्पेस और प्रॉपर थिएट्रिकल स्टेज नहीं है यहाँ पर। जो स्टेज है वो थिएटर के मामले में बहुत ही प्रॉब्लम है। फिर वो रनिंग स्टेज है। एक थिएटर प्रैक्टिशनर, जैसे मेरे ग्रुप में इतने सारे लोग हैं, मैं इनको अगर एक स्टेज का व्यू सिखाना चाहूँ तो मैं कहाँ, मुझे अगर स्टेज भाड़ा करके रेंट दे के बड़ा सा एक स्टेज लेके करना है तो उसका पैसा मेरे पास नहीं है। लेकिन मुझे कोई एक्सपेरिमेंट करना है, कुछ दिखाना है, कुछ समझाना है, तो वो स्टेज मुझे कहाँ से मिले। तो और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, जो सपोर्ट सिस्टम जो फिल्मों में होता है कि गवर्नमेंट में अच्छे अच्छे स्टूडियो बना दिए, गवर्नमेंट ने स्टूडियो के साथ साथ एडिटिंग सेटअप बना दिए, गवर्नमेंट लोकेशंस को ब्यूटिफिकेशन कर दिए, तो लोग कम पैसे में ब्यूटीफुल लोकेशन में जाके शूट करके चले जाते, पैकेज कर दिए, होटल कर दिए। थिएटर के लिए ये सब नहीं है। आज थिएटर करने जाऊँ तो मुझे खाना खुद भी जुगाड़ करना पड़ता है। जी सर, 13वां कोई हिंदी रंगमंच की कोई स्ट्रेंथ आपको बंगाल में दिखती है? नहीं, हिंदी रंगमंच का स्ट्रेंथ अभी बहुत, मतलब बैटरी बहुत लो है। तो इसको चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रेंथ बहुत ही कमते जा रहा है। मतलब वही एक बात है, जब तक ना हम लोग हिंदी रंगमंच को एक प्रोजेक्शन की तरह मतलब लगातार रूप से नहीं कर पाएंगे तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। साल में 2-4 शो कर लिए, इससे कुछ नहीं बनता। आपको हर महीने 2-3 शो करना है, हिंदी रंगमंच को लेकर विमर्श करना है, आपको उसका फेस्टिवल करना है, आपको और भी लोगों को जुड़ना है। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस से हम लोग बहुत दूर जा चुके हैं, इसीलिए अभी उम्मीद है तो। अच्छा सर, अंतिम सवाल है कि पहले के रंगमंच और अब के रंगमंच में क्या फ़र्क पड़ा है इनके पॉइंट ऑफ व्यू से? अच्छा, तकनीकी रूप से अभी रंगमंच मतलब तकनीकी रूप से पहले, मतलब कितने साल पहले से आप पकड़ रहे हैं? 20-30 साल पहले से, 20-30 साल पहले से। 20-30 साल पहले जो टेक्निकलिटीज़ थे उससे तो बहुत आगे बढ़ चुका है।
टेक्नोलॉजी, हाँ, कलकत्ता कोलकाता के रंगमंच, ज़्यादातर बंगाली रंगमंच टेक्निकली बहुत ही इम्प्रूव कर चुका है। लेकिन टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं, वो एक प्रॉब्लम है। जिस हॉल में हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर टेक्नोलॉजी लगाने का जगह नहीं है, टेक्नोलॉजी यूज़ करने का जगह नहीं, वो अलग चीज़ है। लेकिन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया जा रहा है, कोशिशें किया जा रहा है, कोशिशें पूरे की नई नई टेक्नोलॉजीज़ को कैसे, जैसे कि प्रचार के क्षेत्र में थिएटर की जो प्रचार अभी फेसबुक, यूट्यूब के ज़रिए, रील्स के ज़रिए ज़्यादा हो रहा है। पहले क्या होता था कि हम लोगों को पेपर में ऐड देना पड़ता है, एक ऐड के लिए 5-10 हज़ार रुपया का खर्चा था, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। हम लोग फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, ये जो टेक्नोलॉजी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मायने रखता है ना। लाइटिंग के संदर्भ में लाइटिंग का बहुत इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, क्योंकि स्टेज लाइट वही कुछ पार्क, कुछ स्पॉट, कुछ बेबी, कुछ उसी में फिक्स्ड है, डिमर वगैरह में। हाँ, बोल सकते हैं, क्योंकि स्टेज लाइट का तो बहुत एवोल्यूशन नहीं हुआ, जैसे कि फिल्मों की लाइट का बहुत एवोल्यूशन, माने फिल्मों की लाइट फिलामेंट से एलईडी तक आ गया। स्टेज लाइट भी एलईडी में आए, लेकिन उनका तो फोकस पॉइंट वही है ना। बहुत थोड़ा बहुत टेक्निकल इम्प्रूवमेंट हुआ है, बहुत कुछ चेंजेस अभी तक नहीं हुआ। मंच के क्षेत्र में हम लोग पीछे ही है, ज़्यादातर कोलकाता के मंच कुछ रिनोवेशंस हुआ है, लेकिन वो भी इतना अटपटा सा रिनोवेशंस हुआ है जो थिएटर के लिए बहुत ही, मतलब जो इंजीनियर्स लोग किए ना तो वो थिएटर जानते हैं, जो थिएटर के व्यक्ति वहाँ पर है वो ना ही स्टेज को कैसे डेवलप किया जाए उस बारे में कोई रुझान दे पाए, तो वो स्टेज डेवलप हो गया। तो टेक्निकली बहुत सारी चीज़ों को जी प्रयोग के क्षेत्र में थिएटर बहुत ही अभी इम्प्रूवमेंट किया है, ये मैं इम्प्रूवमेंट किया है, ये मैं कह सकता हूँ। क्योंकि क्या हुआ, जब भी बंगाली थिएटर में ये टेक्निकल विषय का जो भी बाधा हमारे सामने जब भी हम देखते हैं, तो हम लोग ज़्यादातर अहमियत, ज़्यादातर फोर्स देते हैं प्रयोग में, प्रेजेंटेशन में, कि हम जानते हैं कि ये मुझे नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं कर सकेंगे, इतना पैसा नहीं है। तो हम लोग वो तो नए नए तरीके से प्रयोग को लेकर बहुत रिसर्च हुआ, बहुत काम हुआ, सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से उसको डेवलप किए, अपने अपने प्लेस को। इस क्षेत्र में एकमात्र यही क्षेत्र है जिसे हम लोग बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के, बिना पैसे के एक डेवलपमेंट की जगह ले जा सकते हैं, वो हुआ है। हिंदी रंगमंच के लिए भी यही बात आप बोल रहे हैं? हिंदी रंगमंच के लिए भी यही बात है एकदम। फिर ये पूछना था कि संगीत के फील्ड में क्या चल रहा है अभी? मुझे लगता है कि पहले के जो थिएटर थे, हिंदी रंगमंच का बात करूँगा मैं, पहले के हिंदी रंगमंच के संगीत बहुत ही सशक्त था, बहुत ही स्ट्रेंथ था उसमें। अभी के समय में उतना बढ़िया इम्प्लीमेंटेशन ऑफ म्यूज़िक दिखाई नहीं पड़ रहा है। एक नंबर बात है कि थिएटर के जो संगीत है, जो एक विशेषता है थिएटर में, जो थिएटर के संगीत कैसे होना चाहिए, ये ज्ञान शायद नए जनरेशन को बहुत कम है। ये लोग ज़्यादातर यूट्यूब या फिर नए मॉडर्न सॉन्ग्स, बॉलीवुड का एक इफेक्ट आ जाता है तो वहीं से सॉन्ग्स या म्यूज़िक तैयार होता है। लेकिन वो, और दूसरी बात है, म्यूजिशियन को मिलना बहुत मुश्किल है, इसीलिए लाइव म्यूज़िक धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। लाइव म्यूजिक ख़त्म होते जा रहा है। लाइव म्यूज़िक यूज़ करना अभी थिएटर के लिए मतलब बहुत ही कम, मैं कहूँगा कि 100 ग्रुपों में से 5 ग्रुप कर पाते हैं। 90 से 95% ग्रुप लाइव म्यूज़िक में नहीं जाते, क्योंकि म्यूजिशियन मिलना, सभी का वोकल मिलाना, फिर वो जो अभ्यास करना गाने का, ये सब समय किसी के पास नहीं है। तो संगीत के क्षेत्र में थिएटर में नए प्रयोग बहुत ही कम हो रहा है, लेकिन उसमें भी कुछ जगहों पर, जैसे कि हमारे जितने नाटक है बहुत संगीतमय हैं और लाइव म्यूज़िक ज़्यादातर हम लोग पसंद करते हैं, तो अभी तक उसको पकड़ के रखें, कोशिश करते हैं। जैसे एक लास्ट है ये कि संवेदना, जैसे एक्टिंग में तकनीकी का प्रयोग कैसे हो रहा है? मतलब चेहरे पे भाव के लिए जैसे लाइट का प्रयोग कर देना हो गया, या कुछ नहीं होता एक्सप्रेशन को उभारने के लिए? देखिए ज़्यादातर मुझे जहाँ तक लगता है, मेरे एक्सपीरियंस के ज़रिए मैं कहूँगा कि थिएटर में एक्सप्रेशंस या भाव या संवेदना को प्रकाश करने के लिए टेक्निकल चीज़ों की भूमिका बहुत ही कम है। वो शायद आपको इनलार्ज कर सकते हैं, आपको इनलाइट कर सकते हैं, लेकिन आप जो भाव प्रकाश करेंगे, जिसको प्रयोग करेंगे, जो एक्सप्रेशंस देंगे, जो अनुभव करेंगे,
वो एक्टर को खुद ही करना है, उससे टेक्निकल चीज़ें बहुत कुछ डेवलप नहीं कर पाते या कुछ बहुत कुछ मतलब अलग कुछ नहीं होता, क्योंकि ये फिल्म मीडिया में जो हो सकता है, जो क्लोज शॉट में हो सकता है, जो टेक्निकली कलर करेक्शन करके या कुछ करके डब करके उस संवेदना को डेवलप किया जा सकता है, थिएटर में वो गुंजाइश नहीं है, वो जगह नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि टेक्निकल जगह से एक एक्टर के लिए बहुत हेल्प कर सकता है, वो एक्टर को ही करना है। हो सकता है कि एक दृश्य को, एक सीक्वेंस को लाइट, साउंड, म्यूजिक, कोरियोग्राफी के जरिए कुछ डेवलप किया जा सकता है, एक सीक्वेंस को ओवरऑल। लेकिन इंडिविजुअल एक्टिंग के क्षेत्र में किसी एक्टर को बहुत कुछ हेल्प करता है ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता। एक्सेप्ट म्यूजिक, म्यूजिक आपको उस इमोशन तक पहुंचाने के लिए एक हेल्प कर सकता है, बाकी कुछ। सर बहुत बहुत आभार कि आपने इतना महत्वपूर्ण समय मुझे दिया। अभी हम बात कर रहे थे कलकत्ता के प्रमुख रंगकर्मी और निर्देशक डायरेक्टर प्लवन बासु सर से। सर का बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर।